आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है खारवेल का हाथी गुम्फा या हाथी गुफा भी कहते हैं अभिलेख। तो इस प्रकार से जो खारवेल जो शासक है, कलिंग शासक खारवेल की बात कर रहे हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख यानी केव इंस्पेक्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से ये हाथी गुफा का मतलब है केव इंस्पेक्शन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर हम लोग जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हाथी गुम्फा अभिलेख जिसकी खोज यानी किसका है, तो इस तरह से कलिंग शासक खारवेल का है। यानी कलिंग शासक खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। जो इंस्क्रिप्शंस हम लोग देखते हैं कि केव इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस, तो ये केव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलता है, कलिंग शासक खारवेल का है। इसकी खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में किया था। पहला, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख को ये ध्यान रखना एक तरह से खारवेल प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। खारवेल प्रशस्ति का मतलब है उपलब्धियां, यानी खारवेल प्रशस्ति का मतलब क्या है, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। पहली बात, इसकी खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में की थी। यानी इस अभिलेख की जो खोज हो रही है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में की, 1825 में। तो बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में इस अभिलेख की खोज की है। ये है कहाँ, तो उड़ीसा के पुरी जिले में है। अगर इसकी स्थिति की बात अगर कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में। तो ये उड़ीसा के पुरी जिले में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा, परंतु वो पढ़ नहीं पाए, वो अशुद्ध था। 1877 में कनिंघम ने और 1885 में भगवान लाल इंद्र जी ने सर्वप्रथम इसका शुद्ध पाठ किया है। यानी सर्वप्रथम अगर पढ़ने की बात आती है कि सर्वप्रथम प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। यानी जेम्स प्रिंसेप इसको पढ़ने का प्रयास तो करते हैं, परंतु वो अशुद्ध था। परंतु क्या है, ये पढ़ नहीं पाए, परंतु अशुद्ध पढ़ पाए। यानी वो शुद्ध नहीं पढ़ पाया, अशुद्ध पढ़ा। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसका अशुद्ध वाचन करते हैं, पढ़ने का प्रयास प्रिंसेप करते हैं, लेकिन ये अशुद्ध वाचन है। फिर 1877 में कनिंघम ने इस प्रकार से ध्यान रखना, 85 में भगवान लाल ने इससे इसका शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया है। यानी 1877 में कनिंघम ने और 1885 में भगवान लाल ने इसका शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मेरा सिर्फ कहने का आशय ये है कि 1877 में कनिंघम और 85 में भगवान लाल इसका शुद्ध पाठ प्रस्तुत करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इस अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत है, ये ध्यान रखना, और लिपि ब्राह्मी है। यानी इस अभिलेख की अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा क्या है, प्राकृत। लिपि क्या है, अगर लिपि की बात करते हैं तो लिपि जो है ब्राह्मी है।
ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिपि कौन सी है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मी है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें कुल पंक्तियां कितनी हैं, 17 हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसमें कुल पंक्तियां अगर पूछता है तो कुल पंक्तियां कितनी हैं, तो कुल पंक्तियां इसमें 17 हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी ये 17 पंक्तियों का अभिलेख है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का पता चलता है। इस अभिलेख से किसकी उपलब्धियों का, तो खारवेल की उपलब्धियों का चर्चा पता चलता है, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे? तो इस अभिलेख से इस प्रकार से बात करते हैं, तो यहां पर इस अभिलेख से खारवेल की उपलब्धियों का पता चलता है। यानी इस प्रकार से ध्यान रखना, खारवेल की उपलब्धियां क्या थी, इसका पता इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। खारवेल के 13 वर्षों का क्रमबद्ध विवरण इसी अभिलेख में दिया है। यानी खारवेल के अगर 13 वर्षों की, यानी 13 वर्षों तक शासन किया खारवेल ने, तो यहां पर प्रश्न आ सकता है, खारवेल के 13 वर्षों की क्रमबद्ध जानकारी। तो 13 वर्षों की क्रमबद्ध जानकारी इस अभिलेख में हमको देखने को मिल रही है। ये भी प्रश्न आपसे सर पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी में बताया गया है कि इस प्रकार से खारवेल का पहला अभियान सातवाहनों के खिलाफ हो रहा है। यानी इस पहला अभियान सातवाहनों पर आक्रमण से प्रारंभ होता है और अंतिम अभियान पांड्य देश पर हुआ था। यानी इस अभिलेख से क्या मिलता है कि खारवेल का पहला अभियान सातवाहन शासकों से शुरू होता है। पर आक्रमण से शुरू। इस प्रकार से पहला अभियान अगर खारवेल का पूछा जाता है तो पहला अभियान कहां से शुरू होता है, तो कहीं कि सातवाहनों का। और खारवेल का अंतिम अभियान अगर आता है तो ये अंतिम अभियान जो हो रहा है वो पांड्यों के खिलाफ। किसके खिलाफ? पांड्य राज्य। पांड्य राज्य के खिलाफ। आपने दक्षिण भारत में सुना होगा, तो पांड्य राज्य के खिलाफ ये इनका अंतिम अभियान हो रहा है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पांड्य राज्य पर जो आक्रमण इसने किया है वो जल और थल दोनों मार्गों से किया है, क्योंकि आप यहां से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये पूरी तरह से ये पांड्य लोग हैं और यहां पर कलिंग लोग हैं, तो इन लोगों ने जल मार्ग का भी सहारा लिया होगा और थल मार्ग का भी। तो इस प्रकार से पांड्य राज्य के खिलाफ जो ऑपरेशन चलेगा वो 2 मार्गों से हो रहा है, वो जल और थल दोनों मार्गों से हो रहा है। यानी ये जो अभियान हो रहा है वो जल मार्ग से भी होगा, जल मार्ग और थल मार्ग। यानी जल मार्ग और थल मार्ग दोनों मार्गों से कहीं ना कहीं पांड्य राज्य पर आक्रमण किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी जल मार्ग से भी इस बात को ध्यान रखिएगा और थल मार्ग से भी। मेरी बातें क्लियर हैं? यहां पर और ध्यान रखिएगा, इसी अभिलेख में खारवेल को गंधर्व विद्या यानी संगीत में प्रवीण और गंधर्व वेद का ज्ञाता माना गया है। यानी इसी अभिलेख में, ये ध्यान रखिएगा, इसी अभिलेख में खारवेल को गंधर्व विद्या का मतलब है संगीत की बात कर रहा है, तो गंधर्व विद्या में प्रवीण खारवेल को, इसी अभिलेख में खारवेल को गंधर्व विद्या का मतलब क्या है? संगीत में प्रवीण। और क्या है? यानी एक प्रकार से वो संगीत में प्रवीण है और साथ में गंधर्व वेद का ज्ञाता भी है।
तो गंधर्व वेद का कुल मिला के किससे संबंध है? तो सामवेद से है। तो गंधर्व वेद का ज्ञाता भी बताया गया है। इस प्रकार से ध्यान रखना, प्रवीण तथा गंधर्व वेद का ज्ञाता भी बताया गया है, ज्ञाता बताया गया है। क्यों? क्योंकि संगीत का पूरा जो है ढांचा कहाँ देखने को मिलता है? गंधर्व वेद में मिलता है। इस आधार पर बहुत से विद्वान ये कहते हैं, इस प्रकार इस अभिलेख के आधार पर इस प्रकार खारवेल जो था, खारवेल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की भांति संगीत में कुशल था। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये संगीत में कुशल है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस लेख में खारवेल, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, प्रश्न बिल्कुल कई चीजें पूछा जाएगा कि इस अभिलेख में खारवेल ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की है। यानी खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला भारतीय शासक है। ये ध्यान रखना, इसी अभिलेख के अनुसार खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इस प्रकार से यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला शासक, इस तरीके से यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी अभिलेख में इसकी बहुत सी कहीं ना कहीं उपाधियां भी हैं, वो भी आपसे पूछा जाएगा। इसे आर्य महाराज भी कहा जाता है, इसे राजर्षि भी कहा जाता है। यानी इस अभिलेख में खारवेल की जो उपाधि हैं, तो खारवेल की उपाधि कौन कौन सी हैं ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो पहला, वो महाराज की उपाधि भी धारण करता है। दूसरा कौन सी उपाधि धारण करता है? तो महाराज के साथ साथ वो राजर्षि की भी उपाधि, आर्य महाराज की उपाधि, तो राजर्षि की उपाधि भी धारण करता है। आर्य महाराज की उपाधि भी धारण करता है, तो आर्य महाराज की उपाधि भी धारण कर रहा है। इसी प्रकार से वो और कौन सी उपाधि धारण कर रहा है? तो भिक्षुक राज की उपाधि भी धारण कर रहा है, तो भिक्षु राज भी इसे कहा जाता है। इसी अभिलेख में क्या कहा गया है? इसे भिक्षु राज भी कहा जाता है, इसे धर्मराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मराज भी कहा जाता है। और इसे कलिंगाधिपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तो कलिंगाधिपति। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं खारवेल के विषय में ये कहीं ना कहीं उपलब्धियां, ये उपाधियां इसी में देखने को मिलती है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर थोड़ी सी कुछ आएगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस हाथी गुम्फा अभिलेख, इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कुछ तथ्य दिए हैं, वो आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये कुछ तथ्य कौन कौन से हैं? तो पहला तथ्य जो है तिथि रहित अभिलेख, यानी तिथि रहित अभिलेख है। ये ध्यान रख लेना। भले जो है एक प्रकार से वो पहली सदी, यानी खारवेल किस सदी के हैं? पहली सदी ईस्वी के हैं, लेकिन यह तिथि रहित अभिलेख है। ये आपसे पूछा जा सकता है। नहरों का प्रमाण देने वाला, यानी ध्यान रखना, यहां पर दूसरी बात करते हैं, नहरों का प्रमाण देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, प्राचीनतम अभिलेख है, यानी नहरों का जो प्रमाण दिया जा रहा है उसका प्राचीनतम अभिलेख यहीं पर है। यानी कलिंग में इसमें कहा गया है कि एक प्रकार से महापद्मनंद ने जब कलिंग को जीता तो वहां सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। नंद शासक, इस प्रकार से महापद्मनंद का उल्लेख भी इसमें मिलता है। किसका मिलता है? नंद शासक महापद्मनंद। तो महापद्मनंद जो नंदों का उल्लेख इसी में मिलता है, यानी नंदों का जो महानतम सम्राट था महापद्मनंद, इसका भी उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। जैन धर्म में ध्यान रखना, मूर्ति पूजा, यानी जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म में
धर्म में मूर्ति पूजा। तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रमाण, यानी मूर्ति पूजा का प्रमाण भी कहाँ से मिल रहा है? तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा कैसे होती है? महावीर स्वामी की पूजा बाद में होने लगी। तो इस प्रकार से जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रमाण भी यहाँ से मिल रहा है। जैन भिक्षुकों को दान दिए जाने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। इस प्रकार से ध्यान रखना, जैन भिक्षुओं को या मुनियों को, जैन मुनियों को दान दिए जाने, कोष्ठक में लिखते हैं ग्राम दान। जैन मुनियों को दान दिए जाने का प्रमाण देने वाला, जैन मुनियों को दान दिए जाने का प्रमाण देने वाला प्राचीनतम अभिलेख, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्राचीनतम अभिलेख जो जैन मुनियों को दान दिए जाने की बात करता है, इसी में हमको देखने को मिलता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आगे बढ़ जाते हैं। यह प्राचीनतम अभिलेख है जिसमें ज्ञात होता है कि युद्ध में जहाज़ों का प्रयोग होता था। यानी भारत में पहला प्रमाण, यानी युद्ध में जहाज़ों का प्रयोग हो रहा है, प्रयोग होता था। पानी के जहाज हैं, हवाई जहाज मत कहना कि यानी कि जेट मान लेना। तो युद्ध में जहाज़ों का प्रयोग होता था, इसका भी प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? तो इस प्रकार से ध्यान रखना, कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिल रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतवर्ष शब्द एवं महाराज की उपाधि का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में हुआ है। यानी ये ध्यान रखना, कभी भी आता है कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, तो भारतवर्ष जो शब्द है एवं महाराज की उपाधि, क्योंकि राजा लोग क्या धारण करते थे? महाराज की। कलिंग शासक खारवेल भारत का पहला शासक है जो महाराज की उपाधि धारण करता है, यही अभिलेख कहता है। तो भारतवर्ष एवं महाराज की उपाधि का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। इसी लेख में जनगणना के साक्ष्य भी मिलते हैं, क्योंकि इस लेख में है कि प्राचीन उड़ीसा की जनसंख्या 35 लाख बताई गई है। यानी इसी अभिलेख में जनगणना के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है, इस अभिलेख में बताया गया है कि प्राचीन उड़ीसा की जनसंख्या कितनी थी? 35 लाख। इस अभिलेख, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्राचीन उड़ीसा की जनसंख्या 35 लाख थी। कितनी थी? 35 लाख थी। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्थापत्य गतिविधियों पर हुए व्यय की सूचना देने वाला, यानी स्थापत्य कला पर खर्च हो रहा है तो स्थापत्य गतिविधियों पर व्यय की सूचना देने वाला, यानी सूचना इसी अभिलेख से मिलती है। यानी स्थापत्य गतिविधियों पर यानी स्थापत्य कला, जैसे मंदिर बन रहा है, तमाम चीजें बन रही हैं, तो स्थापत्य गतिविधियों पर हुए व्यय की सूचना इसी अभिलेख से मिलती है। तो बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अभिलेख से मिलती है। मेरा कहने का आशय ये है कि ये जो छोटे छोटे वीडियो मैं ला रहा हूँ, आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, कहीं के लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के शेयर हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।